हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम लाइव प्रोसेसेस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, और ये है आपका चैप्टर नंबर 6। तो देखिए, जो आपके पहले 3-4 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके एमसीक्यू टाइप हैं। चैप्टर का नाम क्या है आपका? लाइव प्रोसेसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वहीं से है। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो किडनी हमारे किस लाइफ प्रोसेस के पार्ट के अंडर इंक्लूडेड है? तो देखिए, किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर करने का काम करती है। तो ये जो बॉडी से बाहर करने का काम है, किस सिस्टम के अंदर आता है? आपका एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर। तो आंसर क्या होगा आपका? एक्सक्रीटरी सिस्टम। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो प्लांट के अंदर जो जाइलम वस्कुलर टिश्यू है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ये रिस्पॉन्सिबल होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन किसका? वाटर का। एक तो फ्लोएम होता है, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम। और जो जाइलम होता है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? वाटर एंड मिनरल्स का। तो यहाँ पे जाइलम है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? वाटर। द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रोपिक मोड में के अंदर क्या होगा? जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो भी ऑटोट्रोप्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गई, तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। तो कुछ प्रोटोजोवास भी आपके ऑटोट्रोप्स होते हैं, वो क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करेंगे, जैसे कि सनलाइट है, CO2 है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, इन सभी को हम रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। इनकी प्रेजेंस में क्या करेंगे? अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। फोटोसिंथेसिस बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? ऑल द अबोव। ये सारे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी जब प्लांट क्या करेंगे? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। पायरुवेट से जो आपकी एनर्जी बनती है, CO2 बनता है और वाटर बनता है, ये ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है? ये ब्रेकडाउन होगा सेल के अंदर, जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर। जैसे मान लिया एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, और ये सेल के अंदर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो पायरुवेट है, पायरुवेट से एनर्जी बनने का काम, CO2 बनने का काम, और जो भी वाटर बनने का काम है, वो कहाँ चलता है? आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इससे पहले का जो काम है आपका, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का काम, वो कहाँ पे चलता है? आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, वो कहाँ पे चलेगा? आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लूकोज से क्या बनने का काम? पायरुवेट बनने का काम। और फिर जो अगला काम है पायरुवेट से एनर्जी बनने का काम, वो कहाँ पे चलेगा? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि एक क्या है? आपकी सेल ऑर्गेनल। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो 4 क्वेश्चन थे आपके, ये थे आपके MCQ टाइप क्वेश्चन। आगे हैं आपके जो थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, 2 नंबर के, 3 नंबर के, इस तरह से रहेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए क्या है। हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। हमारी बॉडी के अंदर जो हम फैट खाते हैं खाने के अंदर, उसका डाइजेशन कहाँ पे होता है, और ये जो डाइजेशन है मतलब कहाँ होगा और कैसे होगा, इसके बारे में बताना आपको। तो देखिए, जो हम फैट खाते हैं एक्चुअल में क्या होते हैं? वो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं। फैट हमारी बॉडी में इतनी जल्दी से डाइजेशन नहीं होती है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेसेस होता है। पहले इमल्सिफिकेशन होगा, फिर उनका डाइजेशन होगा। तो स्टार्टिंग में जैसे हम खाना लेंगे अपने माउथ के अंदर, माउथ से जाएगा फिर फूड पाइप के अंदर, फिर जाएगा आपके स्टमक के अंदर। तो पहले 3 पार्ट में, तो जो आपका पहले 3 ऑर्गन के अंदर तो कोई डाइजेशन नहीं होगा किसी भी तरह का। लेकिन उससे आगे आपका क्या रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब खाना पहुंचता है, तो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 तरह के जूसेस का सिक्रीशन आता है वहाँ पे। एक तो आता है आपके लीवर का जूस का सिक्रीशन, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, और दूसरा आता है आपका पैनक्रियाटिक, जो आपका ऑर्गन है पैनक्रियाज, उसका सिक्रीशन, उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। तो ये क्या करते हैं? ये दोनों मिलके किसको तोड़ने का काम करते हैं? फैट को डाइजेशन करवाने का काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो लीवर से आपका बाइल सोल्ट आएगा, वो जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर देगा, छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। तो ये जो काम है, इस काम का नाम दिया जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या नाम है इस प्रोसेस का? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब एक तरह से ये लगा लो, लीवर है जो आपका, उससे निकलने वाला जो है, उससे बनने वाला जो बाइल सोल्ट है,
वही आपका इमल्सिफिकेशन करवाता है, वही सबसे पहले फैट को डाइजेशन करने का काम शुरू करता है। फिर जहाँ पे अब आपका काम शुरू हो गया इमल्सिफिकेशन के बाद जो आपका पैनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, वो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हमारे इमल्सिफाइड फैट को। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसका डाइजेशन होगा? आपका फैट का। ठीक है, तो कहाँ पे होता है फैट का डाइजेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कैसे होता है? पैनक्रियाटिक जूस और लीवर जो सोल्ट है उनकी हेल्प से होता है। पहले काम कौन करता है? आपका लीवर करता है, इमल्सिफिकेशन करवाता है। उसके बाद काम कौन करता है? आपका पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो काम करते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर फैट का डाइजेशन हो जाएगा। वट इज़ द रोल ऑफ स्लाइवा इन द डाइजेशन ऑफ द फूड? स्लाइवा क्या है? जैसे ही आप कोई मतलब डिश देखते हो, कोई भी चीज़ बनी हुई देखते हो, तो आपके मुंह में जो पानी आता है ना, वो क्या एक तरह का स्लाइवा है। तो तरह से थूक बोल सकते हो आप स्लाइवा को। इसके अंदर एक एंजाइम होता है स्लाइवरी अमाइलेज, तो वो डाइजेशन में क्या हेल्प करता है? तो देखिए अमाइलेज जो आपका वर्ड है वो एक एंजाइम का नाम है, और ये क्या करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो हम खाने में स्टार्च खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करवाता है ये स्लाइवरी अमाइलेज। तो ये क्या बोल देते हैं इसको हम? डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ स्टार्च को किस में बदल देगा? शुगर में बदल देगा। नाम क्या है एंजाइम का? स्लाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है? स्लाइवरी अमाइलेज है। और ये जो स्लाइवा है ये कहाँ से सिक्रेट होता है? स्लाइवरी ग्लैंड से। कितनी स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर? 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। इट मेक्स द, ये जो स्लाइवा है खाने को कैसा बना देगा? सॉफ्ट बना देगा, और जो खाना निगलने में हमें क्या रहेगी? आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और बाय प्रोडक्ट्स क्या है? मतलब जो काम की चीज़ें उसके अलावा जो अलग से चीज़ें बन रही हैं वो होते हैं आपके बाय प्रोडक्ट्स। तो देखिए एट ऑटोट्रोपिक जब न्यूट्रिशन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल की और सनलाइट की। अगर ये चारों फैक्टर्स अवेलेबल हैं तो प्लांट क्या करते हैं, या जो भी ऑटोट्रोप्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्लूकोज की प्रिपरेशन करते हैं और ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं आपके O2 आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो बाय प्रोडक्ट के आपके ग्लूकोज एंड नेक्स्ट के आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है आपको जो एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो देखिए एरोबिक जहाँ पे भी ना आप रेस्पिरेशन वर्ड आप देखते हैं तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है मीन्स होता है यहाँ पे एनर्जी रिलीज होना। ठीक है, रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी। नाम ही इस प्रोसेस का क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तब एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो एनर्जी क्या होगी? कम रिलीज होगी। तो देखिए इसके बीच के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, नाम ही एरोबिक है तो किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन। और एनारोबिक किसकी एब्सेंस में होगा? ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। इसमें क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस रहेगा किसके बीच में? ऑर्गेनिज्म के बीच में और उसके जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और यहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता। इट अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कंप्लीट होगी? शुरुआत हो जाती है इसकी साइटोप्लाज्म के अंदर, ये साइटोप्लाज्म है। और कंप्लीट कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। शुरुआत होगी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के, और कंप्लीट कहाँ पे होगा एरोबिक रेस्पिरेशन? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें बस माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे बस साइटोप्लाज्म तक ही काम कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, कहाँ तक हो जाता है? साइटोप्लाज्म तक ही। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा क्या रिलीज होते हैं? CO2 एंड वाटर। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ पे अल्कोहल और CO2 का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, एनर्जी कम रिलीज होती है। ये हम डिस्कस पहले कर चुके हैं इस पॉइंट को। अब देखिए कुछ एक ऑर्गेनिज्म के नाम हमें बताने थे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके कुछ एक पैरासिटिक वॉर्म्स हैं, हमारी जो मसल्स हैं एनिमल्स की जो मसल्स हैं, और कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यीस्ट। ठीक है, यीस्ट एक आपका फंगस है, एक तरह की यूनिसेलुलर फंगस। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म बगैर ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं क्योंकि कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाउ आर एल्वियोलाई डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो एल्वियोलाई है आपके लंग्स के अंदर जो प्रेजेंट है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज को कैसे करवा पाती है, कैसा क्या एरिया रहता है उनके पास। तो देखिए एल्वियोलाई हमारे दोनों लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये क्या होती है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर होंगी। इस एल्वियोलाई के साथ बहुत सारे ब्लड वेसल्स की जो एक्सटेंसिव नेटवर्क रहता है इनकी वॉल के साथ, हर लंग के अंदर 300 से 350 मिलियन एल्वियोलाई है। तो अगर हम टोटल बात करें तो 700 मिलियन के आसपास दोनों लंग के अंदर मिला के एल्वियोलाई का
जो अमाउंट है वो है। एल्वियोलाई क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही एफिशिएंट वे में होगा। अब यहाँ पे बताया गया कि अगर इनको हम एल्वियोलाई को ओपन करके और इसको स्प्रेड आउट करें तो ये 80 मीटर स्क्वायर एरिया को क्या कर देगी, कवर अप कर देगी। तो 80 मीटर स्क्वायर एरिया देखिए आप कितना बड़ा एरिया होता है, और ये एरिया किसके अंदर है, हमारी एल्वियोलाई के अंदर, जहाँ पे होता है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये आपको डायग्राम दिखाया गया है एल्वियोलाई का। मेन काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। वट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज़। क्या चीज़ें आपको नज़र आएंगी अगर हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो देखिए हीमोग्लोबिन करती क्या है, एक तरह की रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। मतलब एक तरह से आप ये बोल सकते हो सेलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हर सेल तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो हमारी जो एफिशिएंसी है बॉडी की वो उतनी प्रॉपर नहीं रहेगी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो इसमें कैसा फील करेंगे, थका हुआ फील करेंगे, क्योंकि सेल के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो प्रॉपर एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ नहीं हो पाएगी, और जिसकी वजह से जो आपकी डिजीज़ है इसका नाम क्या दिया गया है, एनीमिया। मतलब एक तरह से हीमोग्लोबिन की कमी ब्लड के अंदर। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी एंड वाई इट इज़ नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन क्या होता है और ये ज़रूरी क्यों है। तो देखिए डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, आपका जो हार्ट है, जो ह्यूमन बीइंग का हार्ट है वो कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, ठीक है। कितने चैम्बर है आपका, 4 चैम्बर। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। जो राइट वाला हिस्सा है यहाँ पे आता है आपका इम्प्योर ब्लड, मीन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट वाला हिस्सा वहाँ पे कैसा ब्लड होता है आपका, ऑक्सीनेटेड ब्लड। और जो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, एक तरह से यहाँ पे ना सेप्टम प्रेजेंट होता है, मतलब एक सेपरेट जगह पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और दूसरी जगह पे क्या होगा आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक तरह से डिफ्रेंशिएशन रहता है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर। तो देखिए हमारा जो ब्लड है एक बार तो पहले जाएगा हार्ट के पास, राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ भेज दिया जाएगा, लंग्स के पास, और लंग्स से जब ब्लड वापस आएगा तो वो कैसा हो चुका होगा, ऑक्सीजनेटेड। तो एक साइकिल तो आपकी हो गई, हार्ट के पास ब्लड आया और हार्ट ने उसको कहाँ पे भेज दिया, लंग्स के पास। दूसरे साइकिल में क्या होगा, डबल सर्कुलेशन में दूसरे नंबर पे क्या होगा, तो जो आपका प्योर ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो वही सेम ब्लड उसको 2 बार हार्ट को क्या करना पड़ रहा है, पंप करना पड़ रहा है। एक बार उसको किसके पास, लंग्स के पास, और दूसरी बार उसको कहाँ पे पंप करना पड़ रहा है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर। तो उसी ब्लड का 2 बार सर्कुलेशन हुआ है हमारे हार्ट के थ्रू, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो आपको यही बताया गया इन दोनों पैराग्राफ में कि कैसे कैसे हमारा जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, फिर कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, और ये ज़रूरी क्यों है डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे इसका रीज़न दिया गया है। देखिए डबल सर्कुलेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ना हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारी जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और एफिशिएंसी ज़्यादा कब होगी, जब हमारा ब्लड क्या रहेगा, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड सेपरेटेड रहेगा, क्योंकि हमें हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में बॉडी को ठंडा रखना है, सर्दियों में बॉडी को गर्म रखना है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है बॉडी की। तो वो एफिशिएंसी किसकी वजह से हमारी बन के रहेगी यहाँ पे रेडी, डबल सर्कुलेशन प्रोसेस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। देखिए जाइलम भी एक आपका वस्कुलर टिश्यू है और फ्लोएम भी एक वस्कुलर टिश्यू है। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और फ्लोएम क्या करता है आपका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट टू द होल पार्ट। वाटर कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा और पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर जाएगा, ऊपर वाले पार्ट तक जाएगा। फूड की जो डायरेक्शन, जो मूवमेंट होती है वो बाई डायरेक्शनल है, मतलब ये लगा लो आपकी नीचे भी आपका फूड जाएगा और ऊपर भी आपका फूड ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में चल रहा था काम, यहाँ पे आपका बाई डायरेक्शनल काम चल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम अकर्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिजिकल फोर्सेज एंड सच एज ट्रांसपोर्टेशन पुल। तो जो जाइलम के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन पुल एक फोर्स है आपका, जो फिजिकल फोर्स बोलते हैं इसको हम, इसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे प्लांट की एनर्जी खर्च नहीं होती जब ट्रांसपोर्टेशन पुल होता है, लेकिन फ्लोएम के अंदर जब वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहाँ पे प्लांट को अपनी एनर्जी को खर्च करके क्या करना पड़ता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। तो ये एक एनर्जी यूज़ करने वाला प्रोसेस है और यहाँ पे कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एल्वियोलाई और नेफ्रॉन में आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बेसिस पे। देखिए एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर होता है बलून लाइक होता है और जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। एल्वियोलाई लंग का स्ट्रक्चर है जो लंग के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो नेफ्रॉन है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, आपका किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। The wall of alveoli are 1 centimeter 1 cell thick and it contain an extensive network of blood capillaries। जो आपकी एल्वियोलाई की जो सेलों की जो नेटवर्किंग होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है। नेफ्रॉन के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन के एक ग्लोमेरुलर पार्ट होता है, एक बाउमेन कैप्सूल है, रीनल ट्यूब्यूल है, ये सारा कंप्लीट मिला के क्या कहलाता है आपका नेफ्रॉन। यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम चलता है और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम चलता है एल्वियोलाई के अंदर। आपको नेक्स्ट यही बताया गया है, एल्वियोलाई आर द साइट ऑफ, किस चीज़ का साइट है ये, गैसेस एक्सचेंज का। और जो नेफ्रॉन है इट इज़ द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी। ये किसकी फिल्टरिंग यूनिट है, हमारी किडनी की फिल्टरिंग यूनिट है। यहीं तक थे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन।